योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, और इस सिचुएशन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर आपके किसी भी तरह के कोई असमंजस होता है उसको क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं आपके सवालों पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अलग अलग माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मेल आईडी के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आस्क आवाज़ हैशटैग हमारा है, जिससे आप फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप सीधे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पर आप सीधे सीधे अपना सवाल भेजिए, हमारे साथ जुड़िए और हम अपने जानकारों से आपको उसके ऊपर राय दिलवाने की कोशिश करेंगे। आज भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनी फ्रंट के को-फाउंडर एंड सीईओ मोहित गंग सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी और साथ साथ इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भी। आज हमने चुना है उस टॉपिक को जो कि सब करते हैं, हमने भी किया, बहुत बारी किया पर्सनल फाइनेंस में, और आमतौर पे आप लोग भी करते ही रहते होंगे। वो है गलतियाँ, यानी कि निवेश में अगर आपने निवेश कर रहे हैं तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं। गलतियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप उन्हें दूर करेंगे और कैसे आप उनसे बचेंगे, किन गलतियों से आपको बचना है। तो अब जब बात गलतियों की हुई और साथ साथ गलतियों से निवारण की हुई तो एक्सपर्ट की ज़रूरत थी, और एक्सपर्ट आ गए हमारे मोहित सर। मोहित सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मतलब डिकेड्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, तो आपको ये बात अक्सर दिखती ही होगी कि निवेश भी होता है तो निवेश से जुड़ी गलतियाँ भी करते ही होंगे आप। अक्सर आपके पास ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो आते होंगे ठीक होने के लिए, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी जिनको आप ठीक करते होंगे और फिर उनको सुचारू रूप से बेटर करते होंगे। तो मैं एक साथ 10 गलतियों को तो बातचीत नहीं कर सकता, मैं पहली 5 गलतियों के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा अभी, फिर ब्रेक के बाद हम दूसरी 5 पे बात करेंगे। तो आपके हिसाब से पहली 5 गलतियां जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, जिनसे दूर करें तो सिचुएशन हमारी अलग होगी, बेटर होगी, वो कौन सी होंगी? जी सुमित, बहुत-बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, जैसा आपने ठीक कहा कि अक्सर निवेश की राह में जब हम लोग चलते हैं और इतने सालों से इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो काफ़ी बेसिक सी गलतियाँ कर देते हैं, और ये हमने काफ़ी बार बहुत सारे शोज़ पर दोहराया है, आपके शो में भी पहले बातचीत की है कि निवेश के कुछ बहुत ही मूलभूत सिद्धांत होते हैं। अगर आप उन्हें अपना कर चलेंगे, उनकी राह पर चलेंगे, तो बहुत जो जो एक फाउंडेशनल मिस्टेक्स जिन्हें कहते हैं, जो बुनियादी गलतियाँ हैं, वो नहीं होंगी और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ बुनियादी गलतियों की बात करूँ, तो सबसे पहली गलती सुनने में बहुत आसान लगता है, बट ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें एक ही चीज़ से बचना है, हम सबको, आपको, मुझे, सभी निवेशकों को, वो है आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। तो जितनी आपकी आमदनी है, आपको उसी के अंदर में अपने जीवन का निर्वाह करना है, आपको उसी से गुज़ारा करना है। आप ₹100 कमाते हैं, तो आप खर्च 120, 130, 140 नहीं कर सकते। उससे आपको पूरी तरह से बचना है और किसी भी तरह से आपको अपनी दुनिया को अपनी आमदनी के अंदर में समेटना है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बात ये है सुमित, कि अब आपने अपनी दुनिया को अपनी आमदनी के अंदर में तो समेट लिया। अब यहाँ पर आपको निवेश का एक सिद्धांत बनाना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस आमदनी को आप पूरा ही उड़ा दें। आप इसे पूरा खर्च कर दें, चाहे आपकी रेंट हो, ईएमआई हो या कुछ भी हो। आपको एक छोटा-सा इक्वेशन सँभाल के चलना है। वो ये है कि अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू सेविंग्स, राइट? तो आपका जो पहला ₹100 आता है, सबसे पहले आपको उसमें से ₹20 निकाल के निवेश कर देना है, और उसके बाद में जो पैसा बचता है उसे आपको खर्च करना है, उसे आपको एक्सपेंसेस में तब्दील करना है। तो अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। होता क्या है कि अक्सर जो निवेशक होता है उसका इक्वेशन उल्टा होता है, और वो इक्वेशन होता है अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस। पहले वो खर्चे कम करता है और जो बच जाता है उसे वो निवेश करता है। तो इस इक्वेशन को ठीक करने की जरूरत है। तो सही इक्वेशन है अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स, जो बच गया वो आपके एक्सपेंसेस हैं। तो यहां पर आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। उससे जुड़ी हुई बात कि आप बहुत लेट नहीं शुरू कर सकते और बहुत कम नहीं शुरू कर सकते। अब आपने अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पर ये इन्वेस्टमेंट की जो रकम है वो कम से कम आपकी अर्निंग्स का 20% होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होगी वो बहुत अच्छा होगा। अक्सर निवेशक ये गलती करते हैं कि ये जो सेविंग्स की रकम होती है बहुत कम होती है। जो 2%, 5%, कुछ बच गया तो वो वाला
हिस्सा सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में जाता है वो गलत है। मिनिमम आपको 20% तो रखना ही है, अगर ज़्यादा रख पाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत देर से इसे शुरू नहीं कर सकते। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है निवेश का, आप इसको बहुत देरी नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी पहली सैलरी आती है, जैसे ही आप पहले जॉब में जाते हैं, आप कुछ न कुछ निवेश करके सेव करना शुरू करिए। आप इसके लिए 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो दूसरा मंत्र ये हुआ कि आप बहुत देर से शुरू नहीं कर सकते और बहुत कम में शुरुआत नहीं कर सकते। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप शुरू कर रहे हैं आपकी ये प्रक्रिया, तो कुछ गोल्स होने चाहिए, आपके कुछ फाइनेंशियल वित्तीय लक्ष्य होने चाहिए, जिसको हासिल करना आप चाहते हैं, जिसके लिए आप सेव कर रहे हैं, जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लक्ष्य आपका रिटायरमेंट हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, आपके बच्चों की शादी हो सकती है, आपके लिए घर खरीदना हो सकता है। बट अपने लक्ष्य निर्धारित करिए और हर लक्ष्य के हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। अब फाइनेंशियल प्लान बनाने की जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जोखिम का, यानी रिस्क का। तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे से, अपनी पूंजी से, अपने कैपिटल पर आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना चांस लेना चाहते हैं, ये डिटरमिन करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बनेगा। तो यहाँ पर आपको अपने आप की एक समीक्षा करनी है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी हैं, आपके ईएमआई, आपके खर्चे कितने हैं, आप पे डिपेंडेंट्स कितने हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपका एक रिस्क प्रोफाइलिंग बनेगा। उस रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर यह निर्धारित होगा कि आप किस मात्रा में एसेट एलोकेशन करेंगे या फिर किस प्रपोर्शन में आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज इनका सम्मेलन करेंगे। तो ये तो हो गया आपका तीसरा गोल। चौथा, जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने रिस्क प्रोफाइलिंग कर लिया, फाइनेंशियल गोल निर्धारित कर लिया, तो सबसे पहली बात अक्सर यहाँ पर चूक करते हैं निवेशक, अपने लिए एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाइए। यानी एक ऐसी रकम को अलग रखिए, चाहे उसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए या फिर स्वीपेबल एफडी या फिक्स डिपॉजिट में रखिए, या फिर लिक्विड फंड में रखिए। आपसे 6 महीने से 9 महीने की जो आपकी सैलरी है या जो आपके खर्चे हैं, उतना अमाउंट आपको एकदम सेफ करके रखना है, आपको बचा के चलना है। उसे हमेशा ऐसी जगह डालना है जो कभी भी विड्रॉ कर सके। देखिए, जीवन में कभी भी अनिश्चितताएं बनी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि कल को कभी जरूरत पड़ने पर, एकदम अचानक से जब जरूरत पड़े, तो आपको अपनी पूंजी तोड़नी पड़े, आपको अपने निवेश बेचने पड़े या फिर कोई फिक्स्ड एसेट को लिक्विडेट करना पड़े। तो उससे बचने के लिए एक इमरजेंसी कॉर्पस हमेशा हमेशा होना ही चाहिए। पांचवा, अब जब हमने इतना सब कर लिया, तो उसके बाद जो आपने अपना प्रोफाइल निर्धारित किया है, रिस्क प्रोफाइल, जब आप उसे निवेश करना चाहेंगे, तो अक्सर मैंने देखा है सुमित कि निवेशक एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मार्केट के बहाव में आकर अपनी रिस्क प्रोफाइल को इग्नोर कर देते हैं। अभी आप देखिए, पिछले 1 साल से जिस तरह की रैली चली है इक्विटी में, तो मैंने बहुत ऐसे निवेशकों को देखा है जो अक्सर अपने फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो या डेट के पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर कर इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। इक्विटी में भी वो बहुत ज्यादा मिड और स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं। कभी भी, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे मार्केट का कैसा भी मोमेंटम हो, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को और अपने एसेट एलोकेशन को बनाकर चलना है। उसे बिगड़ने मत दीजिए, उसके संतुलन को बनाए रखिए। ज्यादा जोखिम, ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में जो आपने डिटरमिन किया है कि जितना पोर्शन इक्विटी में डालेंगे, उसे मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए मत बढ़ाइए। अगर आपका प्रोफाइल ही चेंज हो जाता है, आपका लिक्विडिटी सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। बट मार्केट के बहाव में आकर ज्यादा रिस्कियर एसेट्स में ओवर एलोकेशन करने की गलती कभी मत करिए। तो ये है मेरे पहले 5 सिद्धांत सुमित, जो कि बहुत ही बेसिक है, पर सभी निवेशकों को इन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये 5 सिद्धांत जिनको आप ध्यान रखें, आगे भी इन सिद्धांतों में हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसकी बेसिक्स को समझना, उसको अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर उसको दोहराते रहिएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फंड्स को लेकर आते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पहला सवाल, हमारे पास मनोज जी मौजूद हैं झारखंड से बातचीत करने के लिए। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि 4 फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10-10 हजार रुपया पर मंथ। ओके। और फंड तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप जी।
SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू फोकस और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पिछले 2 साल से कर रहे हैं, करीब 4 लाख के आसपास मेरा कॉर्पस बन गया है और 8 साल में 50 लाख का मेरा को कॉर्पस रखे हैं। ओके, तो मोहित जी क्या राय रखते हो आप, क्योंकि इनका 40,000 रुपये के आसपास का SIP है और 8 साल का टाइम फ्रेम है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 लाख हो जाए। अभी के हिसाब से अगर चलेंगे तो 33-34 लाख की रेंज में कहीं ये बैठता है 12% के हिसाब से, अगर हम कंजर्वेटिवली ले लें। 4 लाख का लमसम ऑलरेडी हो चुका है। सो क्या चेंजेस, क्या फेरबदल की ज़रूरत है, कुछ स्टेप अप की ज़रूरत है क्या? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये पोर्टफोलियो का जो आपने बैलेंस क्रिएट किया है। आपने बहुत ज्यादा स्कीम नहीं भरे हैं, 10-10 हजार रुपए डालकर आपने अपने 40,000 रुपए का एलोकेशन 4 स्कीम में कर दिया, जो एक बहुत ही अच्छी और काबिले तारीफ बात है। देखिए, जहां तक कि आपके लक्ष्य का सवाल है, मुझे लगता है 40,000 रुपए की मंथली SIP एक अच्छी रकम है। आप 8 साल में अपना गोल, अगर मैं आपकी 4 लाख की लमसम को भी साथ में रखूं तो आप आसानी से हासिल कर लेंगे। मुझे लगता है आप लक्ष्य को बढ़ाइए, आप अपने गोल पोस्ट को थोड़ा मूव करिए, उसे थोड़ी और बड़ा लक्ष्य रखिए। आप 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर चलिए और उसके लिहाज से आप अपने SIP की रकम और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीफ अप करिए धीरे धीरे। जैसे आगे चल रहे हैं तो आप आसानी से बड़ी रकम इकट्ठी कर पाएंगे। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है मनोज जी, देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो है अभी वो थोड़ा सा लार्ज कैप डोमिनेटेड है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपने कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड और ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप फंड, यहाँ पर आपने 2 लार्ज कैप फंड रख रखे हैं। 20,000 रुपए आपका करीब उसमें जा रहा है। दोनों के पोर्टफोलियो में काफी समानताएं हैं, काफी सिमिलैरिटी है। तो 2 एक्टिव लार्ज कैप फंड की आवश्यकता नहीं होती है अक्सर एक पोर्टफोलियो में। जहां तक मेरी राय है, आप एक एक्टिव लार्ज कैप फंड और एक पैसिव लार्ज कैप फंड यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का शुमार कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। या फिर अगर आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और अग्रेसिव बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप लार्ज कैप को कम कर सकते हैं और यहाँ पर एक मल्टी कैप या मिड स्मॉल कैप फंड का शुमार कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल कोई भी प्रॉपर मिड स्मॉल कैप फंड नहीं है। जो एक्सिस का फंड है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, वो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, पर उसमें लार्ज कैप बहुत ज्यादा है और इस फंड का परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत बेहतरीन नहीं रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो यहाँ पर आप अपने SIP को बंद कर सकते हैं, फंड को रिडीम मत करिए। SIP बंद करके ये जो SIP है, इसे आप चाहें तो एक पैसिव निफ्टी इंडेक्स फंड में या फिर एक मल्टी कैप फंड में मूव कर सकते हैं। पोर्टफोलियो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा इससे आपका, और आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो मनोज जी, आपको राय दी गई है, कुछ फेरबदल करने की बातचीत की गई है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। आप उसको अपना चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आपका लार्ज पोर्टफोलियो बढ़िया है, लेकिन थोड़े से बदलाव से आपका गोल जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मोहित सर हमारे साथ बने रहेंगे। आगे के जो कुछ और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है उन पर तो हम बातचीत करेंगे ही, साथ साथ कुछ और सवाल, टॉप 4 फंड, इन सब पर बातचीत होती है छोटे से ब्रेक के उस तरफ। और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भी और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी। अब अगली दर्शक मौजूद हैं, विद्या जी हमारे साथ मौजूद हैं, विद्या पाठक फरीदाबाद से। विद्या जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विद्या जी, क्या सवाल है आपका? सवाल सर, हमने जो अभी SIP आपको मेल से भेजा है सर, 16,000 पर मंथ का है। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूं, तो मेरा पेंशन तो मुझे सरकार देगी, मुझे GPF भी मिलेगा 50-60 लाख रुपए लगभग। मेरा मतलब है कि मैं इस अकाउंट से इस पर्पस में SIP या इक्विटी या फिर बॉन्ड वगैरह करके 1 करोड़ रुपया 10 साल में करना चाहता हूँ। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप रिटायर होने वाले हैं, राइट? जी जी जी। ओके, तो मोहित सर, करीब मतलब रिटायरमेंट है तो ये मंथली निवेश भी चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक इन्होंने इस अब समय पर भी इक्विटी का नाम ले रहे हैं। रिस्की प्रोफाइल है लेकिन उसके बावजूद भी एग्रेसिवली जाना चाह रहे हैं। सो इनके एग्जिस्टिंग SIP को आप देख ही रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें अपनी SIP में, क्या फेरबदल की ज़रूरत है, 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे अचीव होगा? जी, तो विद्या जी देखिए, अभी मुझे पूरी तरह से आपके अर्निंग्स का इतना अंदाजा नहीं है कि पोस्ट रिटायरमेंट आपकी अर्निंग्स कैसे रहेगी। क्या आपके जो मंथली खर्चे हैं उसके लिए आपने अलग से कुछ राशि जुटा रखी है या फिर PF ग्रेचुइटी का कुछ पैसा आएगा? जैसा आपने बताया आप सरकारी कर्मचारी है,
तो उससे आपका मंथली खर्चा चल जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जिस तरह से अपना प्रश्न भेजा है, ये आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और शायद आप 16,000 रुपए रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर पाएंगे और इस पैसे को आप पूरी तरह से लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी आप इससे थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं। तो मेरे जो सजेशंस रहेंगे वो उस अजम्पशन पर बेस्ड रहेंगे। तो देखिए, जो आपका करंट एसआईपी का अमाउंट है 16,000 रुपए का, अगर मैं 10 साल के दायरे के हिसाब से 12% की रेट को अज्यूम करूं, तो आपके 16,000 रुपए की एसआईपी आपको करीब करीब 52 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो आपका खड़ा कर देगी। और उसके साथ में आपको 1.5 करोड़ की राशि इकट्ठा करनी है, तो वहां पर आपकी थोड़ी सी कमी रह जाएगी। अगर आप चाहें तो अपने एसआईपी की रकम को थोड़ा 5 से 10% बढ़ाएंगे हर साल, तो शायद वो रकम आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। सिप की रकम अगर आपको बढ़ानी है और सिर्फ उसी से हासिल करना है लक्ष्य, तो सिप की रकम आपको 39,000 तक बढ़ा के ले जानी पड़ेगी। तो देखिए, और आपकी जो करंट पोर्टफोलियो के ऊपर में मेरी राय यह है कि एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए उसमें तीनों ही शैली, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों का अच्छा समावेश होना बहुत बहुत जरूरी है। आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप हैवी है। 10 में से 7 फंड जो है अभी वो लार्ज कैप या लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स हैं, और उनमें बहुत सारा पोर्टफोलियो जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि जो अंदर के स्टॉक्स हैं इन स्कीम्स के वो काफी हद तक कॉमन है। ऑलमोस्ट 50% तक इनका पोर्टफोलियो जो है आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। देखिए, काफी बार ये होता है कि हम अपने सिप की रकम को इतना बढ़ा नहीं सकते हैं, तो अगर हम पोर्टफोलियो को थोड़ा सा टिल्ट कर दें कि अगर हम लार्ज कैप के साथ साथ में थोड़ा सा मल्टी कैप का या एक छोटा सा मिड या स्मॉल कैप का भी को शामिल कर ले अपने पोर्टफोलियो में, तो उससे पोर्टफोलियो का रिटर्न थोड़ा बढ़ सकता है और आपके पोर्टफोलियो को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल सकता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि एक तो आप थोड़े से लार्ज कैप फंड्स जो एक्टिव वाले हैं उनको आप कंसोलिडेट करिए। यहाँ पर आप एक पैसिव लार्ज कैप फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को शामिल कर लीजिए, और जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स है उसमें से किसी एक को रखिए या 2 को रखिए अपने पोर्टफोलियो में, उससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आप चाहें तो एक मल्टी कैप या फिर एक मिड स्मॉल कैप फंड का भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूजन कर सकते हैं। बट मैं फिर से कहना चाहूंगा, चूंकि आप रिटायरमेंट के पास है और अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिवली चलाना है अपने पोर्टफोलियो को, तो आप इसे लार्ज कैप ओरिएंटेड पूरी तरह से रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लक्ष्य को हासिल करने के हिसाब से फिर आप थोड़ी सी रकम अपनी बढ़ाइए और आप सिप को थोड़ा इंक्रीमेंटली बढ़ाते जाइए। बाकी पोर्टफोलियो दूसरे लिहाज से ठीक है। चलिए, तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, लार्ज कैप में आप निवेशित भी रह सकते हैं और थोड़े बहुत चेंजेस जो आपको मोहित जी ने बताए हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। जाने से पहले टॉप 4 फंड जो मोहित सर ने हमें सुझाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। किन किन फंड्स के अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अगर आप नया एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो वो आपके लिए मोहित जी की तरफ से है। प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, इडलवाइस मिड कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड, ये 4 नाम जिनको आप नए निवेश के लिए अगर ढूंढ रहे हैं किसी को, तो कोई फंड्स को, तो ये फंड्स हो सकते हैं आपके लिए। इसी के साथ अब योर मनी को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।